Audio Jungle. Audio Jungle. दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में द केमिस्ट क्लब। आप लोग जानते हो कि हमारा आज हम काफ़ी टाइम बाद मिल रहे हैं। उसके पीछे एक रीज़न था। बेसिकली थोड़ा बहुत मैं टेंस्ड भी थी क्योंकि आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो मेरे चैनल को, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, व्यूज़ आ रही हैं बट आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। तो आप जानते हैं ना, कोई भी इंसान अगर मेहनत कर रहा होता है तो थोड़ा डिमोरलाइज हो जाता है। बट नंदीलेस आई एम बैक विद द बैंग। सो विल बी स्टार्टिंग फोटो केमिस्ट्री इन डिटेल एंड आज मैं पूरी कोशिश करूँगी कि ये मैं ख़त्म करा दूँ। हमारा केमिकल काइनेटिक्स ख़त्म हो चुका है, फोटो केमिस्ट्री भी आज प्रोबेबली ख़त्म हो जाएगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कंडक्टेंस ये हम ख़त्म कर चुके हैं। तो 5 चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे सरफेस केमिस्ट्री, या जो भी आपको पसंद हो आप मुझे बता देना। फोटो केमिस्ट्री आप जानते हो, फोटो प्लस केमिस्ट्री। फोटो मतलब लाइट से होता है, ठीक है। लाइट एनर्जी होती है, ठीक है। लाइट जो है अगर वो एनर्जी है तो मतलब वो एक रिएक्शन पे अगर मैं उस एनर्जी को प्रोवाइड करूँगी तो मेरी वहाँ पर क्या होगी, दो कंपाउंड्स आपस में रिएक्ट करके कुछ मुझे सी देंगे इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक है। लाइट को हम लोग क्या बोलते हैं कई बार, कलेक्शन ऑफ फोटॉन्स, ठीक है। फोटॉन्स क्या होते हैं, जो एनर्जी पैकेट्स होते हैं, एनर्जी पैकेट्स होते हैं, ठीक है। इनको हम फोटॉन्स बोलते हैं और इनकी एनर्जी, एक की एनर्जी होती है एच न्यू, ठीक है। दिस इज व्हाट द लाइट इज। आप जानते हो कि हमारी पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस होती हैं। पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस में क्या होता है, ये सब लाइट की प्रेजेंस में होती हैं क्योंकि लाइट भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। वो क्या करती है, एक्साइट कर देगी इनको एक्साइटेड स्टेट में ले आके रिएक्ट करा देती है, ठीक है। ये एक कैसी हो गई, एक ग्रीन रिएक्शन भी तो हो गई। ये एक हमारी ग्रीन रिएक्शन है। ग्रीन रिएक्शन मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे अलग से कोई इनिशिएटर नहीं डालना पड़ रहा, बस एक नेचुरल इनिशिएटर जो लाइट है उससे मैं अपनी रिएक्शन करा रही हूँ। तो ये मेरे लिए ग्रीन रिएक्शन भी और बहुत अच्छी रिएक्शन हो गई, क्योंकि इसमें मुझे और कुछ नहीं चाहिए देना, हीट नहीं देना या कैटलिस्ट नहीं डालना। मतलब कई बार हम लोग वैसे फ़ोटो कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। फोटो कैटलिस्ट क्या होते हैं कि लाइट की प्रेजेंस में ये दोनों एक्साइट नहीं हो रहे, मतलब लाइट जो है वो इनका कुछ नहीं कर पा रही। तो मैं क्या करूँगी, एक फ़ोटो कैटलिस्ट को डालूंगी जो है एक्स। वो फ़ोटो कैटलिस्ट जो है लाइट की प्रेजेंस में एक्साइट हो जाएगा। एक्साइट होने के बाद वो क्या करेगा, इन दोनों को आपस में लड़ाने की कोशिश करेगा, और जब ये आपस में लड़ेंगे तो रिएक्शन होगी। इनको हम बोलते हैं फ़ोटो कैटलिसिस। अब बात आती है फोटो केमिस्ट्री की डेफिनेशन की। ये अब मेरी नोटबुक है तो मैं इस पर आपको सब कुछ बताती चलूँगी ताकि मैं एक भी चीज़ मिस ना करूँ। ये मेरे नोट्स भी हैं जो मैंने अभी बनाए थे इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। लेट्स गेट स्टार्टेड। फोटो केमिस्ट्री वो रिएक्शंस जहाँ पर इनिशिएशन होता है विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन से यहाँ पर मेरा मतलब है लाइट से, उनको हम फोटोकेमिकल रिएक्शन बोलते हैं। एंड द सब्जेक्ट विच डील्स विद सच रिएक्शन इज फोटोकेमिस्ट्री, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शंस को जो डील करता है उनको हम बोलते हैं फोटोकेमिस्ट्री। फोटोकेमिस्ट्री में हम दो लॉज पढ़ते हैं जो बहुत मेजर लॉज हैं और इनके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं स्टेटमेंट वाले। तो पहला जो लॉ है वो है ग्रॉथस ड्रेपर लॉ, एंड दूसरा लॉ होता है फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस या फिर आइंस्टीन स्टार्क लॉ। ग्रॉथस ड्रेपर लॉ और आइंस्टीन स्टार्क लॉ ये दोनों अलग अलग लॉज हैं फोटोकेमिस्ट्री के, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गेट कन्फ्यूज्ड विद दीज टू लॉज बिकॉज इनको याद करना थोड़ा मुश्किल होता है, बट आई विल मेक ईजी फॉर यू। मैं आपको समझाऊंगी व्हाट इट इज़ एग्जैक्टली। ग्रॉथस ड्रेपर लॉ की अगर मैं बात करूँ तो पहले हम इंग्लिश में देख लेते हैं ये क्या होता है। दिस लॉ स्टेट्स दैट फॉर अ फोटोकेमिकल रिएक्शन टू अकर रेडिएशन मस्ट बी एब्जॉर्ब बाय रिएक्टिंग मॉलिक्यूल। तो आपको अगर इंग्लिश आती है तो आप ज़रा मुझे समझाओ इसका मतलब क्या है ना। थोड़ा बहुत तो आप समझ रहे होंगे, ठीक है। मैं आपको समझाती हूँ कि ये लॉ बताता है कि अगर मेरे को कोई रिएक्शन करवानी है, का क्या मतलब है, अगर मैं चाहती हूँ ए और बी आपस में रिएक्ट करें, ठीक है, ये आपस में रिएक्ट करें,
तो इनको लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। जब ये लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे तभी इनके बीच में एक रिएक्शन होगी और ये आपस में क्या देंगे, मिलके एक प्रोडक्ट देंगे। ठीक है, तो मैं क्या चाहती हूँ कि मैं इन दोनों को रिएक्शन कराना चाहती हूँ। इन दोनों को रिएक्शन कराने के लिए मैं क्या चाहती हूँ, पहले लाइट एनर्जी का एब्जॉर्ब होना। तो हमारे पास दो लॉ है, एक तो ग्रोथस ड्रेपर लॉ, ठीक है, और एक है इक्विवेलेंस वाला। तो दो लॉज हैं, इनको अभी हम बाद में देखेंगे कि याद कैसे करना है। ठीक है, तो पहले समझ लो। इस लॉ ने क्या बोला कि पहले एब्जॉर्ब होना ज़रूरी है। ठीक है, मॉलिक्यूल को, देन ऑल द एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन डज नॉट लीड्स टू फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो ऐसा नहीं है कि अगर मेरे पास 10 क्वांटा पैकेट्स आ रहे हैं, 10 फोटोन के पैकेट्स आ रहे हैं लाइट से, तो 10 के 10 मॉलिक्यूल ने एब्जॉर्ब कर लिए हैं। अब ज़रूरी तो नहीं है कि वो सारे 10 मिलके ही प्रोडक्ट दे देंगे, है कि नहीं। वो सारे 10 मिलके प्रोडक्ट नहीं देंगे। हो सकता है कुछ डी एब्जॉर्ब हो जाए, कुछ एक्साइट होके डी एक्साइट हो जाए, है कि नहीं। सो मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस, बहुत सारी कंडीशंस होती है। अब जैसे 2-3 कंडीशन मैं आपको बता सकती हूँ कि अगर मेरे पास एक मॉलिक्यूल है ए, अगर मैं यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन की बात करूँ तो इसके पास लाइट का पैकेट आया, इसने एब्जॉर्ब कर लिया। अब हो सकता है इसके पास चांसेस क्या क्या है, ए स्टार बन जाए। ठीक है, ए स्टार बन गए सारे के सारे। अब इसके पास चांसेस क्या है, या तो ये डी एक्साइट हो जाए, ठीक है, डी एक्साइट हो जाए, या तो ये किसी और से कोलाइड कर जाए, कोलाइड करके ये फिर से डी एक्साइट हो जाएगा। ठीक है ना, डी एक्साइट हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या हो सकता है, इसकी मर्जी है कि इसको प्रोडक्ट देना है कि नहीं, तो ये किसी और से और कोलाइड करके क्या दे देगा, प्रोडक्ट। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं रिएक्शन मिक्सचर में। और भी बहुत सारी न्यूमरस पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, बट वो हमें नहीं पता बिकॉज वो रिएक्शन मिक्सचर में हो रही हैं। वही इसमें बोला है कि जितना भी एब्जॉर्प्शन हुआ है रेडिएशन का, ज़रूरी नहीं है कि वो सारा प्रोडक्ट दे दे। ठीक है, वो फोटोकेमिकल रिएक्शन करवाए ना करवाए ज़रूरी नहीं है। तो पहला आपका लॉ है कि सबसे पहला, अब देखो लाइट आ रही है तो उसका एब्जॉर्ब होना ज़रूरी है, तो वो हो गया ग्रेथस ड्रेपर लॉ। अब वो प्रोडक्ट देगा कि नहीं देगा वो हमें नहीं पता। नेक्स्ट आता है लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस। तो अब इसमें क्या है, ये जो लॉ है ये हमें बताता है कि 1 रिएक्टिंग मॉलिक्यूल विल एब्जॉर्ब 1 फोटोन एट अ टाइम। अब ये जो लॉ है वो बताता है कि क्वांटिटी बताता है। इसने, अगर मैं एक तरीके से बोलूँ तो इसने क्वालिटी बता दी और इसने हमें क्वांटिटी बता दी। ठीक है, क्वांटिटी क्वालिटी लॉ। तो ये मेरा एक याद करने का तरीका है इन दोनों लॉ को, क्वालिटी क्वांटिटी लॉ, क्वालिटी क्वांटिटी लॉ। क्वालिटी मतलब रेडिएशन एब्जॉर्ब करना है, ठीक है। क्वांटिटी मतलब अब इसने बता दिया है कि एक मॉलिक्यूल एक फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा एट अ टाइम। ठीक है ना, जो भी रिएक्टिंग मॉलिक्यूल है वो एब्जॉर्ब 1 फोटोन एट अ टाइम। तो ये होता है हमारा लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस। 1 फोटोन एनर्जी इज़ 1 आइंस्टीन। एक फोटोन की एनर्जी को हम 1 आइंस्टीन बोलते हैं। ठीक है, सो 1 आइंस्टीन इज इक्वल टू 1 फोटोन एनर्जी। 1 आइंस्टीन इज द एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ फोटोन। E इज इक्वल्स टू एच न्यू, जो मैंने आपको अभी ऊपर बताया था कि एच न्यू इज द फोटोन एनर्जी। अगर एक मोल की बात करूँ, एक मोल की, यहाँ पर एक फोटोन है मतलब एक मॉलिक्यूल, एक सिंगल मॉलिक्यूल या एक एटम या जो भी बोलना है बोल लो। बट अगर मैं एक मोल की बात करूँ, एक मोल मतलब कलेक्शन ऑफ एवोगाड्रो नंबर, तो इसको मैं, देखो इसको थोड़ा यूनिटरी मेथड से समझते हैं। एक मॉलिक्यूल की एनर्जी इज इक्वल्स टू एच न्यू। ठीक है, एक मोल की एनर्जी कितनी होगी, एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, Na मॉलिक्यूल्स। तो एक मोल की एनर्जी इतनी है तो Na मॉलिक्यूल की एनर्जी कितनी होगी, NaH न्यू। तो जिन लोगों को Na नहीं पता तो मैं उनको बता देना चाहती हूँ कि ये एवोगाड्रो नंबर है, एवोगाड्रो नंबर, और इसकी यूनिट होती है 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, या फिर एटम्स या फिर जो भी आप देख रहे हो, तो यहाँ पर हम फोटॉन्स बोल सकते हैं। ओके, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स एंड E इज इक्वल्स टू NaH न्यू इज इक्वल्स टू 1 आइंस्टीन। जो इसको हम 1 आइंस्टीन नहीं बोलेंगे क्योंकि ये एक मोल, एक फोटोन की एनर्जी को हम 1 आइंस्टीन बोलते हैं। ठीक है, तो इट इज़ नॉट 1 आइंस्टीन एक्चुअली। और एक हमें रिलेशन ये भी पता है विच इज़ C इज इक्वल्स टू गामा।
C is equals to lambda into nu. Lambda is the wavelength and nu is the frequency. So C is the light energy, light speed, 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड. सो अब हमारा जो फोटो केमिस्ट्री में नेक्स्ट जो बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है बियर-लैम्बर्ट्स लॉ. सो बियर-लैम्बर्ट्स लॉ तो बेसिकली कई बार इंटरव्यू में भी हमसे पूछ ही लेते हैं कि ये क्या होता है. एंड बीइंग अ केमिस्ट स्टूडेंट आई थिंक ये हम सबको आना ही चाहिए बिकॉज ये बहुत बेसिक लॉ है एंड बहुत इंपॉर्टेंट भी है. इफ़ समवन इज़ डूइंग फिजिकल केमिस्ट्री और उसको आगे PhD भी करनी है तो ये सब चीज़ें उन्हें पता होनी चाहिए. तो लैम्बर्ट बियर्स लॉ में बेसिकली क्या होता है कि ये बताता है हमें, देखो बेसिकली मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, इनको निगलेक्ट करो. तो अभी मेरे को आपके सामने जो ये एक मैंने चीज़ डायग्राम बना रखा है, इसको देखो. इसमें क्या है, ये मेरे पास एक बॉक्स है, ठीक है. ये मेरे पास बेसिकली क्यूवेट है. क्यूवेट मतलब अगर आपने फ्लोरेसेंस या UV स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी होगी या करी होगी तो आपको एक मिनट तो आपको पता होगा कि क्यूवेट क्या होती है. बेसिकली क्यूवेट क्या होती है, जो हमारा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है उसमें हम एक ग्लास का एक बॉटल भी नहीं बोलूँगी, एक ग्लास का कुछ कंटेनर काइंड ऑफ होता है. इनफैक्ट उसे कंटेनर बोलना भी बहुत मतलब सही नहीं होगा बिकॉज इट इज़ अ क्यूवेट उसको उसकी लेंथ की वजह से बोला जाता है. एक हमारे पास ग्लास होती है जो इतनी बड़ी सी होती है, उसको अगर मैं बहुत छोटी कर दूँ, इतनी सी छोटी सी कर दूँ, पतली सी, तो उसको हम क्यूवेट बोल देते हैं, ठीक है. एंड वो पूरी ग्लास की होती है. उसके कुछ साइड्स ऐसे होते हैं जो पेनिट्रेटिंग होते हैं, जहाँ से लाइट पास करती है, और कुछ मतलब साइड्स ऐसे होते हैं जिनको वो बना देते हैं, पूरा ओपेक बनाते हैं, ठीक है. तो इस तरीके से उसकी डिज़ाइनिंग होती है, ठीक है. सो फॉर एग्जांपल अगर ये मेरी क्यूवेट है, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो साइड्स होंगी, ये जो साइड्स होगी ये, तो ये ओपेक होगी, ठीक है. और जो ये दोनों साइड्स हैं ये इंटरपेनिट्रेटिंग है, मतलब ट्रांसपेरेंट है. तो अगर मैंने यहाँ से एक इंसिडेंट, हाँ, तो इसके अंदर मेरा क्या है, इसके अंदर मेरा सोल्यूशन है. जो भी सोल्यूशन, फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर कोई डाई है, ऑर्गेनिक डाई है, तो मुझे देखना है कि वो कितना एब्जॉर्ब कर रही है, उसकी एब्जॉर्बेंस क्या है, और वो कितना ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रही है और कितना वो एमिट कर रही है. तो अगर मुझे उसकी एब्जॉर्बेंस देखनी है तो मैंने क्या किया, उसको एक क्यूबिट में लिया उसका सोल्यूशन, ठीक है. एंड इट ऑल्सो मैटर्स कि आपका सोल्यूशन डाइल्यूट है कि कंसनट्रेटेड है. अगर आपका डाइल्यूट है तो मतलब नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स कम होंगे आपके जो मॉलिक्यूल है या फिर जो आपका सब्जेक्ट है, मतलब बेसिकली जो स्टडी मटेरियल है उसके पार्टिकल्स कम होंगे. और अगर कंसनट्रेटेड है तो इसका मतलब है कि वो पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे. अगर पार्टिकल ज़्यादा होंगे तो एब्जॉर्ब भी ज़्यादा करेगा, क्योंकि जितने पार्टिकल होंगे उतने ही वो एब्जॉर्ब करेगा. अगर आप अपना ग्रॉथस-ड्रेपर लॉ देखो तो उसने उसमें क्या बोला था कि एक फोटोकेमिकल रिएक्शन के लिए सबसे पहले एब्जॉर्ब करना इम्पॉर्टेंट है रेडिएशन को. तो यहाँ पर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, ज़रूरी नहीं है कि सारे ही एब्जॉर्ब करेंगे, बट कुछ तो एब्जॉर्ब करेंगे, है कि नहीं. लेकिन अगर कंसनट्रेटेड होगा तो उसमें मॉलिक्यूल्स भी ज़्यादा होंगे, और मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे तो टेंडेंसी भी ज़्यादा होगी एब्जॉर्ब करने की, ठीक है. सो अगर मैं इंस्टेंस लूँ एक डाइल्यूट सोल्यूशन का, तो मैं कंसिडर कर रही हूँ यहाँ पे इट इज़ अ डाइल्यूट सोल्यूशन. मैंने यहाँ से इंसिडेंट रे प्रोड्यूस करी, वो इस सोल्यूशन से पेनिट्रेट करी, और यहाँ पर कुछ मुझे उसकी इंसिडेंट रे मिली, बट उसकी फ्रीक्वेंसी वो नहीं थी जो यहाँ पर थी. मतलब कुछ अमाउंट ऑफ जो मेरी फ्रीक्वेंसी थी, जो रेडिएशन थी, वो एब्जॉर्ब हुई है. मतलब अगर यहाँ पर 100 मेरे यूनिट्स थे फोटोन के, तो मुझे यहाँ पर 60 यूनिट्स फोटोन के मिले हैं, 40 यूनिट्स एब्जॉर्ब हो गए हैं. एब्जॉर्ब हो गए हैं मतलब यहाँ पर मेरा कुछ ना कुछ एब्जॉर्बेंस हुई है. सो वही इसमें बोला जाता है कि जो लैम्बर्ट लॉ है वो यहीं से आया, कि जो डिक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट है विद रिस्पेक्ट टू इट्स, मतलब जो उसकी इंसिडेंट आई जो लाइट है, हाँ, सो करेक्ट. सो मैं आपको कुछ और ही ऊपर बता रही थी, क्योंकि ये तो लैम्बर्ट बियर्स लॉ अलग अलग डिफाइंड है. बट अगर मैं पहले आपको स्टेटमेंट बताऊं जो भी मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, तो उससे हमें क्या पता चला कि जो डिक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन है with the thickness is directly proportional to the intensity of incident radiation and the concentration of solution. तो ऐसा क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि देखो अगर मेरा
इस जो क्यूवेट है इसकी मैं लेंथ बढ़ा दूं, मतलब अभी तो सिर्फ इतनी है, अगर मैं इतनी कर दूं, इतनी अगर मैं कर दूंगी तो इतने एरिया में मेरे और मॉलिक्यूल्स आएंगे, और मॉलिक्यूल्स आएंगे तो वो और ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगे, ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगे तो मेरे पास जो ट्रांसमिटेड लाइट होगी वो कम होगी, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ, अगर मैंने इसकी लेंथ बढ़ा दिया तो मॉलिक्यूल्स बढ़ गए, तो अगर मेरे 100 थे स्टार्टिंग में तो अब मेरे 60 एब्जॉर्ब हो गए और 40 मिल रहा है। आप समझ पा रहे हो ना, कनेक्ट कर पा रहे हो। तो लेंथ पे भी डिपेंड कर रहा है। और मैंने आपका कंसंट्रेशन तो बताया ही था कि कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो भी मेरी डिक्रीज़ जो होगी इंटेंसिटी में वो ज़्यादा होगी, क्योंकि मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे। तो डिक्रीज़ इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट विद, और डिक्रीज़ किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं हम, इंसिडेंट जो हमारी इंटेंसिटी है, ठीक है, इंसिडेंट इंटेंसिटी, उसके रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं। तो जो इंटेंसिटी में जो डिक्रीज़ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, लेंथ के भी। अगर मैं इसकी लेंथ बढ़ा दूंगी तो और डिक्रीज़ होगा। बियर्स लॉ बोलता है कि डिक्रीज़ इन इंटेंसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, मतलब कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो डिक्रीज़ भी ज़्यादा होगा इंटेंसिटी में। ये दोनों पॉइंट्स मैं आपको समझा चुकी हूँ। तो इन दोनों पॉइंट्स को जब कंबाइन किया गया तो हमें मिलती है बियर लैम्बार्ट्स लॉ। बियर लैम्बार्ट्स लॉ में उसमें क्या है कि जो तुम्हारी डिक्रीज इन इंटेंसिटी है विद रिस्पेक्ट टू द लेंथ, चेंज इन लेंथ इज इक्वल्स टू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, इंसिडेंट इंटेंसिटी एंड कंसंट्रेशन। ओके, जैसा कि यहाँ पर बोला ही हुआ है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगी एक फाइनल रिजल्ट लाने के लिए। तो मैंने आई को इधर रखा, डी एल इधर गया, तो इसको मैंने इंटीग्रेट करा आई नॉट टू आई एंड यहाँ पर 0 टू एल। तो मुझे एक फॉर्मूला मिला, वो है -ln I बाई आई नॉट इज इक्वल्स टू के सी एल। यहाँ पर के सी एल, के जो है मेरा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, एंड इसको मैं लॉग में कन्वर्ट कर सकती हूँ। तो -log I बाई आई नॉट इज इक्वल्स टू के बाई 2.303 सी एल। तो के बाई 2.303 ये भी एक कांस्टेंट है, तो मैंने इसको एक नाम दे दिया ई, एप्साइलॉन। एप्साइलॉन क्या होता है, परमिटिविटी। तो वही मैंने यहाँ पर किया है। तो लॉग ऑफ, वहाँ पर क्या था, आई बाय आई नॉट, लॉग ऑफ आई बाय आई नॉट था ना, ये देखो लॉग ऑफ आई बाय आई नॉट था, तो मैंने इसको उल्टा कर दिया, आई नॉट बाय आई कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, वो नेगेटिव साइन हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बन जाएगा आई नॉट बाय आई इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन ई सी एल। ये वो होता है हमारा बियर लैम्बार्ट्स लॉ। आई नॉट इज द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, I is the intensity of transmitted radiation, C is the concentration and L is the path length। तो हमारा जो डिटेक्टर है वो क्या डिटेक्ट कर रहा है कि कितनी आई नॉट मैंने भेजी और कितनी मुझे मिली, कितना उसने एब्जॉर्ब किया वो ये नहीं बता रहा है। तो हमारे को कैलकुलेट क्या करना है, ए कैलकुलेट करना है, एब्जॉर्बेंस। तो एब्जॉर्बेंस ही होती है हमारी लॉग ऑफ आई नॉट अपॉन में आई को हम इस पूरी क्वांटिटी को बोलते हैं एब्जॉर्बेंस। तो इसको हम लिख देते हैं ए इज इक्वल्स टू ई सी एल। इसको हम एब्जॉर्प्शन बोलते हैं या फिर ऑप्टिकल डेंसिटी। कई बार क्वेश्चंस में ऑप्टिकल डेंसिटी टर्म यूज़ करी जाती है, तो आप देख लेना, तो दोनों ही एब्जॉर्प्शन होता है। जो एप्सिलॉन होता है वो हमारा, उसकी कुछ क्वालिटीज़ होती हैं कि वो इट डज़ नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन पे वो डिपेंड नहीं करता, क्योंकि मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट जो है वो हमारा कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। ई का नाम क्या दिया है मैंने, मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। मतलब मोलर, मतलब इसके लिए मैंने फिक्स कर दिया है 1 मोल, है ना। जब हम बोलते हैं ना मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर वॉल्यूम, तो ये सब चीज़ें कैसी हो जाती हैं, ये सब इंटेंसिव हो जाती हैं, है ना। तो ये भी मेरी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई है। लेकिन ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ सोल्यूशन एंड वेवलेंथ। मतलब अगर मेरा KCl है तो उसकी अलग होगी, NaCl की अलग होगी, एंड वेवलेंथ, ऑफ कोर्स वेवलेंथ आप क्या यूज़ कर रहे हो वो भी इसको चेंज करेगी। सो एब्जॉर्प्शन हमारा यहाँ ख़त्म होता है। नेक्स्ट कम्स इज ट्रांसमिटेंस। ट्रांसमिटेंस क्या होती है, तो इट इज़ द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। मतलब आई बाय आई नॉट, सिंपल हो गया ये तो इसका रेशियो का क्या मतलब है, रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज ट्रांसमिटेंस। सो टी इज इक्वल्स टू आई बाई आई नॉट। अब आप देखो, एक इसमें फॉर्मूला है जो आपको याद करना पड़ेगा, वो मैं आपको बताती हूँ आपको कैसे याद करना है। सो मैं बताती हूँ, डोंट वरी।
हाँ देखो, यहाँ पर क्या है, आपका एब्जॉर्बेंस जो था वो था आई नॉट बाय आई इज इक्वल्स टू ई सी एल, ठीक है। एंड ट्रांसमिटेंस क्या था, आई बाय आई नॉट। इसको मुझे ट्रांसमिटेंस की टर्म्स में करना है, तो मैं क्या कर दूँगी, इसका रेसिप्रोकल। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस लॉग आई बाय आई नॉट इज इक्वल्स टू ई सी एल। तो मैं इसको लिख सकती हूँ माइनस लॉग टी इज इक्वल्स टू ई सी एल, ठीक है ना। तो ये मैंने इस टर्म्स में लिख दिया है, कूल। एंड ऑल्सो अगर तुम ये देखो तो लॉग ऑफ आई नॉट अपॉन में आई इज इक्वल्स टू ई सी एल, इसको आप क्या लिख सकते हो, ये आपका ए भी तो है, ई सी एल। सो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, ए, क्योंकि अब ये मैंने ए के इक्वल क्यों कर दिया, देखो लॉग ऑफ आई नॉट अपॉन में आई इज इक्वल्स टू ई सी एल, ये मेरा क्या था, ए था। इसको मैं अगर ऊपर चेंज कर दूँ माइनस लॉग आई बाय आई नॉट इज इक्वल्स टू ई सी एल इज इक्वल्स टू ए, ये तो मेरा ऊपर से ही चलता आ रहा है ना, जो अभी तक हमने देखा है। अब इसमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। तो माइनस ऑफ लॉग ऑफ टी इज इक्वल्स टू ई सी एल इज इक्वल्स टू ए। तो आपको ट्रांसमिटेंस और एब्जॉर्बेंस में एक रिलेशन मिल गया कि ए इज इक्वल्स टू माइनस लॉग टी, ठीक है ना। ऑल्सो हमारे को एक यूनिट है वो याद रखनी है, विच इज़ ई की यूनिट, विच इज़ मोल इनवर्स लीटर सेंटीमीटर इनवर्स। तो कई बार ये भी हमसे पूछ लेता है, ये मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो लोग IIT JAM की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो उनसे वो लोग यूनिट पूछता ही है, ई की यूनिट वो पूछता ही है। और एक तो ये पूछता है और एक ये पूछता है कि किस पे डिपेंड करता है, तो सोल्यूशन के नेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है, और दूसरा वेवलेंथ पे। ओके, आगे बढ़ने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप कुछ पॉइंट्स को याद कर लें। सबसे पहला पॉइंट है कि एब्जॉर्बेंस जो है वो एडिटिव नेचर का होता है। ए टोटल इज इक्वल्स टू ए वन प्लस ए टू, ऐसा होगा। मतलब अगर मेरे पास कोई सोल्यूशन है 0.1 मोलर वी वॉल्यूम का कोई सोल्यूशन है जिसकी एब्जॉर्बेंस ये है, और एक और सोल्यूशन है 0.01 मोलर वी, तो ये दोनों NaCl के या KCl के होने चाहिए। मतलब एक ही नेचर होना चाहिए, ज़रूर ऐसा नहीं है कि आपने अलग अलग नेचर के दो सोल्यूशन को मिक्स कर दिया। इट इज़ एक ही सोल्यूशन बट डिफरेंट उनका वॉल्यूम या फिर हाँ मोलैरिटी। सो आपकी एब्जॉर्बेंस जो टोटल होगी दैट विल बी इक्वल टू ए टोटल, एंड ए टोटल जो होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, A1 प्लस A2। मतलब A1 की जो एब्जॉर्बेंस है वो और A2 की जो एब्जॉर्बेंस है वो, तो E1 इंटू में C क्या है। अब एक चीज़ देखो, आप यहाँ पर आपने क्या करा है, E1 इंटू में C इंटू में L1 प्लस E2 इंटू में C इंटू में L2। तो अब आप एक चीज़ देखो, आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का अगर मेरा कोई भी लेक्चर नहीं देखा है तो मैं चाहती हूँ आप लोग वो जाके देखो, जहाँ पर मैंने मिक्सिंग बताई है। तो उसमें बेसिकली क्या होता है कि जब हम, हाँ आयोनिक स्ट्रेंथ वाला आप मेरा देखना, उसमें हम जब दो सॉल्यूशंस को मिक्स करते हैं तो रिजल्टिंग सोल्यूशन में उनकी जो पर्टिकुलर कंसंट्रेशन होती है वो चेंज हो जाती है कि नहीं, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गई ना, वॉल्यूम बढ़ गई तो मतलब कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस वजह से आपको ये जो कंसंट्रेशन लेनी है ये वो वाली कंसंट्रेशन लेनी है जो फाइनल सोल्यूशन की कंसंट्रेशन है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से करना है। एंड ट्रांसमिटेंस जो होती है वो मल्टीप्लिकेटिव नेचर की होती है। तो टी टोटल विल बी टी ऑफ 0.05, इसकी तो 0.05 हो जाएगी और इसकी 0.005 हो जाएगी कंसंट्रेशन, तो उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। सो अगर मेरे को मिक्सचर का बताना है तो ए टोटल हो जाएगा A1 प्लस A2 एंड टी टोटल हो जाएगा T1 इंटू में, यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन है, डॉट रिप्रेजेंट्स मल्टीप्लिकेशन इंटू में T2। ओके, तो ये बेसिकली मैंने इसलिए बताया क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं तो आपको पता होना चाहिए। सो अब हमारा जो बीयर-लैम्बर्ट्स लॉ है वो यहाँ ख़त्म हो जाएगा इनकी लिमिटेशंस डिस्कस करके। तो लिमिटेशंस की बात करें तो लिमिटेशंस ऑफ बीयर-लैम्बर्ट्स लॉ बेसिकली क्या है। सबसे पहला पॉइंट है कि सोल्यूशन शुड बी डाइल्यूट। हमारा इसका इन्होंने कंडीशंस रखी थी कि अगर सोल्यूशन डाइल्यूट होगा तब ये वैलिड होगा, अगर कंसनट्रेटेड होगा तो ऑब्वियसली देयर विल बी मैनी अदर फैक्टर्स जो इंक्लूड हो जाएंगे। And monochromatic radiation should be used. With polychromatic radiation very high deviation is observed। मतलब मोनोक्रोमेटिक मतलब सिंगल फ्रिक्वेंसी या सिंगल वेवलेंथ की रेडिएशन हमें चाहिए। अगर हम बहुत सारी फ्रिक्वेंसी या बहुत सारी वेवलेंथ की रेडिएशन को यूज़ करते हैं तो डेविएशन मिलती है हमें।
एंड सोल्यूट शुड नॉट बी डिसोसिएटेड और एसोसिएटेड। जो आप देखते हो ना एसिटिक एसिड जो है वो बेंजीन के एसिटिक एसिड जो है वो एसोसिएशन और डिसोसिएशन, एसोसिएशन बेसिकली शो करती है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। एंड फॉर डाइक्रोमेटिक सोल्यूशन, अगर डाइक्रोमेटिक मतलब दो फ्रीक्वेंसी है, डेविएशन इज ऑब्जर्व्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। ठीक है, ये मैंने आपको इसलिए बताए हैं क्योंकि आपको पता होना चाहिए अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जिसमें आपको मतलब स्टेटमेंट्स वाले सम है और उसमें आपको उसमें बोल देता है कि कौन से करेक्ट है कौन से नहीं, 1 2 1 3 1 4 1 2 3 4 ऐसे करके, तो तब आपको बताना होता है। ओके, सॉरी दोस्तों, आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। अगर आपको लग रहा हो कि मतलब ढंग से नहीं समझ पा रहे हो या कुछ आपको लग रहा है कि मैं अच्छे से समझा नहीं पा रही हूँ, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बता देना। बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ, सो प्लीज़ कोऑपरेट। हाँ प्लीज़। सो आज नेक्स्ट जो टॉपिक है, दिस इज़ डिफरेंट प्रोसेसेस ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन। सो अब जो हमारा पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पर हम देखेंगे क्वांटम यील्ड और क्वांटम एफिशिएंसी। सो इससे हमारा सीधा 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। एंड उसके बाद हम एक जम्बलॉन्स्की डायग्राम देखेंगे, फ्लोरेसेंस क्वेंचिंग देखेंगे। ये 3 टॉपिक हैं लास्ट, और इसके बाद हमारा चैप्टर ख़त्म है। तो मैंने आपसे बोला ही था मैं आज ये ख़त्म करा दूँगी। इसके बाद हम सरफेस केमिस्ट्री कर लेंगे। ठीक है, तो मतलब बेसिकली क्या होगा ना, एक फ्लो बन जाएगा, केमिकल काइनेटिक्स खत्म, फोटो केमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री, तो ये खत्म। नेक्स्ट हम थर्मोडाइनमिक्स भी शुरू कर लेंगे। ठीक है, ताकि हमारा फिजिकल वाला पार्ट अच्छे से हो जाए एंड आप फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहना। So different processes of photochemical reactions, the different processes of photochemical reaction can be categorized as, देखो हमारे जो photochemical reactions होती है ना, इसमें कई तरीके के process होते हैं। ठीक है, जब हमारी reaction हो रही है तो सबसे पहला होता है primary process और दूसरा होता है secondary process। तो primary process हमारा क्या होता है, absorption of radiation। अब जैसा कि आपको मैंने ग्रॉथस ड्रेपर लॉ बताया था, उसने क्या बोला था कि absorption होना ज़रूरी है। किसी रिएक्शन को अगर हमें कराना है तो एब्जॉर्प्शन होना ज़रूरी है। तो एब्जॉर्प्शन वाले स्टेप को हम बोलते हैं प्राइमरी प्रोसेस। सो दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। इन्फॉर्मेशन के नाम पे यहाँ पर क्या है, द क्वांटम यील्ड ऑफ प्राइमरी प्रोसेस विल बी 1। क्वांटम यील्ड ऑफ प्राइमरी प्रोसेस विल बी 1 मतलब क्या है कि सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं उस रेडिएशन को। ठीक है, जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं ना तुम्हारे मिक्सचर में, वो सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एब्जॉर्ब करेंगे तुम्हारे फोटोन को। तो मतलब जो तुम्हारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं और नंबर ऑफ फोटॉन्स एब्जॉर्ब्ड है वो दोनों इक्वल होता है, इसीलिए वो हमारा एफिशिएंसी जो है वो 1 आती है। तो वो आपको भी मैं मैथमेटिकली भी बताऊंगी ऐसा क्यों हो रहा है, बट फॉर द टाइमिंग जस्ट नो, ये एक इन्फॉर्मेशन है। इनफैक्ट पता है कि हमें हेल्प करेगा आगे जब हम स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन लगाएंगे तो उसमें भी हेल्प करेगा। सेकेंडरी प्रोसेस जो है इट इन्वॉल्व्स द प्रोडक्ट फॉर्मेशन। प्रोडक्ट फॉर्मेशन हमारा बताता है सेकेंडरी स्टेप, रिलैक्सेशन प्रोसेस, रेडिकल फॉर्मेशन प्रोसेस। फॉर सेकेंडरी प्रोसेस क्वांटम यील्ड हमेशा कैन बी लेस देन और ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो सेकेंडरी प्रोसेस जो है बेसिकली वहाँ पर हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है और वहाँ की जो हमारी क्वांटम यील्ड होती है ना वो इक्वल टू 1 भी हो सकती है और ग्रेटर देन 1 भी हो सकती है। तो वहाँ पर आपका डिपेंड किस पे करेगा कि जो आपके नंबर ऑफ फोटॉन्स एब्जॉर्ब्ड हैं और कितने मॉलिक्यूल्स आपके प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो उसमें आता है वेरिएशन। तो आपकी केमिकल यील्ड क्वांटम यील्ड आपकी पता कैसी चल रही है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है जो आपको याद करना पड़ेगा। तो सबसे पहला है कि क्वांटम यील्ड और क्वांटम एफिशिएंसी, इसके ऊपर आप लिख लेना इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अब हम शुरू करेंगे जो हमारा मैथमेटिकल पार्ट है फोटोकेमिस्ट्री का। So with respect to one photon, number of molecules undergoing reaction, it represents the number of molecules undergoing reaction per photon। देखो जो आपकी क्वांटम यील्ड है ना उसका मतलब क्या है कि कितने मॉलिक्यूल्स ने रिएक्ट करा या कितने मॉलिक्यूल्स कंज्यूम हुए या कितने मॉलिक्यूल्स रिलैक्स हुए, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फोटॉन्स एब्जॉर्ब्ड। अब प्राइमरी प्रोसेस में क्या होता है कि अगर 10 मॉलिक्यूल्स हैं तो 10 के 10 मॉलिक्यूल क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे रेडिएशन को। ठीक है,
तो 10 फोटोन एब्जॉर्ब होंगे, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कितने हो रहे हैं 10, और नंबर ऑफ फोटॉन्स एब्जॉर्ब कितने हो रहे हैं 10, तो 10/10 क्या हो जाएगा 1, इसीलिए वहाँ पर हमारी एफिशिएंसी 1 आती है। अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टेड अपॉन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ फोटोन एब्जॉर्ब। तो ये इसकी बहुत तरीके की इसकी फॉर्मूलाज हैं जो साइंटिस्ट लोगों ने बनाए हैं, बट हमें एक ही फॉर्मूला याद रखना है, वो कौन सा मैं बताऊंगी आपको। ये भी एक फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टेड पर टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फोटॉन्स एब्जॉर्ब्ड पर टाइम, ठीक है। ऑल्सो एक और फॉर्मूला है रेट ऑफ प्रोसेस अपॉन में आई एब्जॉर्ब्ड। सो इनको आपको अभी समझ नहीं आएगा, जब हम क्वेश्चन करेंगे तभी समझ आएगा। तो अब हम यहाँ से पूरा थ्योरी पार्ट शुरू करते हैं, फिर हम क्वेश्चन पे जाएंगे। इफ़ इन क्वेश्चन ऑफ क्वांटम यील्ड लैम्डा इज मैंशनड देन इट विल बी यूज टू कैलकुलेट द एनर्जी। अगर हमारे को क्वेश्चन में कई बार वो हमें वेवलेंथ दे देता है जो लाइट के एब्जॉर्ब हो रही है, तो वेवलेंथ अगर हमें दे देगा तो हम फोटोन की उसकी एनर्जी निकालेंगे। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स एब्जॉर्ब्ड इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक्साइटेड। तो प्राइमरी प्रोसेस मैंने तभी बोला था आपकी 5 आती है, क्योंकि जितने एब्जॉर्ब होंगे उतने ही मॉलिक्यूल्स एक्साइट भी होंगे। तो देखो प्राइमरी प्रोसेस के हिसाब से तो जितने मॉलिक्यूल्स हैं सबको ही प्रोडक्ट दे देना चाहिए, बट सेकेंडरी प्रोसेस पे डिपेंड करता है प्रोडक्ट फॉर्मेशन, कि अगर हमारा प्रोडक्ट जो, इसीलिए हमारी जो एफिशिएंसी है क्वांटम एफिशिएंसी, वो सेकेंडरी प्रोसेस डिटरमाइन करता है। क्योंकि सारे मॉलिक्यूल्स एक्साइट तो हो गए, लेकिन हो सकता है कुछ डी एक्साइट हो जाएं, तो हो सकता है कुछ एनर्जी लूज कर दें, तो ज़रूरी नहीं है सारे के सारे एक्साइटेड ही प्रोडक्ट दे देंगे। तो इसीलिए जो क्वांटम एफिशिएंसी है वो सेकेंडरी प्रोसेस हमें बताता है, और वो लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1 भी हो सकती है। तो प्राइमरी प्रोसेस के लिए phi इज़ 1, so phi is equals to rate of primary process upon में I absorbed is equals to 1. so इससे हमें क्या पता चलता है, rate of primary process is equals to I absorbed, तो ये important मार्क कर लेना। अब सेकेंडरी प्रोसेस के कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम देख लेते हैं। अगर सारे एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स, अब इसमें आपका वो है जो मैंने आपको बताया था ना, लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1 कैसे होगी, उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे है। तो सारे एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स अगर वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे तो phi तो 1 हो जाएगा। अगर एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स रिलैक्सेशन प्रोसेस दे देते हैं थ्रू सर्टेन प्रोसेसेस लाइक जैवलॉन्स्की डायग्राम में हम पढ़ेंगे फ्लोरेसेंस फॉस्फोरेसेंस, तो phi 1 हो जाएगा लेस देन 1। अगर एक्साइटेड मॉलिक्यूल विल अंडरगो रेडिकल फॉर्मेशन लीडिंग टू चेन रिएक्शन, अगर चेन रिएक्शन होती है तो उस केस में phi विल बी ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो phi विल बी ग्रेटर देन 1 चेन रिएक्शंस में, और लेस देन 1 आपका हो जाएगा कब, जब आपका रिलैक्सेशन हो जाएगा, एंड इट विल बी इक्वल टू 1 जब आपका सारे के सारे प्रोडक्ट दे देंगे। सो दिस वाज अबाउट, देखो दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ये आपका गेट में आया था। तो इसमें क्या था कि हमें ना HI की टर्म्स में रेट को रिप्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ IA, जो एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन इंटेंसिटी है, तो उसकी टर्म्स में हमें HI का रेट डिफाइन करना है। तो इसमें आपको करना क्या था कि बेसिकली उन्होंने सीरीज़ ऑफ रिएक्शन के स्टेप्स दे रखे थे कि ये स्टेप्स हैं। तो पहला स्टेप था कि HI एब्जॉर्ब करके H+I दे रहा है, ये प्राइमरी प्रोसेस है, मतलब ये डिसोसिएट हो रहा है। तो हमेशा जो फॉरवर्ड डायरेक्शन का जो होता है ना, वो ही हमेशा वो होता है, प्राइमरी प्रोसेस होता है, नहीं, ठीक है। अगर ये मेरी इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन है तो बैकवर्ड वाला प्रोसेस हमारा प्राइमरी नहीं होगा, हमेशा फॉरवर्ड ही प्राइमरी होता है जहाँ पर एब्जॉर्प्शन होता है, ओके। सो अब H+HI करके K1 में H2 और I देता है, फिर I+I मिलके हमें I2 और M, ये जो होते हैं ये मीडिएटर्स हो सकते हैं, इनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। सो रेट ऑफ फॉरवर्ड प्रोसेस तो IA है, वो हमारा प्राइमरी प्रोसेस है। तो अब हमें जब रेट ऑफ रिएक्शन को इसके टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है, तो अगर मुझे इसके टर्म्स में रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना है तो मैं आपको क्या करूँगी, स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन वाली वीडियो देखना आप जाके केमिकल काइनेटिक्स में, उसमें मैंने बता रखा है कि कैसे लिखते हैं। सो मैं यहाँ पे अभी डायरेक्ट बता रही हूँ। तो रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ HI माइनस रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HI, इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे इसके रेट को।
HI जहाँ पर बन रहा है, कंज्यूम हो रहा है। देखो यहाँ पर कंजम्पशन है, कंजम्पशन के टर्म्स में हमें लिखना है, वो कैसे पता चला, इस नेगेटिव साइन से। अगर यहाँ पे पॉजिटिव साइन होता तो हमें पता चलता है कि वो फॉर्मेशन के टर्म्स में मांग रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे कंजम्पशन के रेट में मांग रहा है, तो हम लिखेंगे रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ HI माइनस रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HI। रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ HI, इस स्टेप में इसका कंजम्पशन हो रहा है, तो उसको मैंने क्या लिख दिया, IA प्लस रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HI मेरा कहीं पे फॉर्म ही नहीं हो रहा है, तो वो तो ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पे मैं -0 लिख सकती हूँ। और दूसरी जगह कहाँ पे कंज्यूम हो रहा है, यहाँ पे, तो K1H ऑफ HI मिल जाएगा, ठीक है। तो अब आपको पता है कि एक तो इसमें मेरा इंटरमीडिएट आ गया है H मेरा इंटरमीडिएट है, तो उस पर मैं SSA लगाऊंगी। तो SSA क्या होती है, रेट ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ कंजम्पशन। तो H मेरा यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, तो ये हो जाएगा IA। इस जो पर्टिकुलर जो प्राइमरी प्रोसेस है उसमें हमने क्या देखा था, एक चीज़ मैंने आपको बताई थी ना कि याद रख लेना कि रेट ऑफ प्राइमरी प्रोसेस वो हमेशा I एब्जॉर्ब्ड होगा। तो अगर मेरा जो ये वाला स्टेप है, ये मेरा प्राइमरी प्रोसेस है, तो इसका रेट क्या होगा, IA। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा IA। अब रेट ऑफ कंजम्पशन H का देखना है, यहाँ पर कंज्यूम हो रहा है, तो K1H ऑफ HI। यहाँ से हमने H की वैल्यू निकाली, तो वो हो जाएगा IA अपॉन में HI इंटू में K1। तो यहाँ पर आप वो लिख दो, ठीक है। फिर यहाँ पर जब आप पुट करोगे तो K1 और HI कैंसिल हो जाएगा और IA बचेगा, तो 2IA हो जाएगा, विच इज़ माइनस ऑफ DHI अपॉन में DT, ठीक है। इस तरीके से हम लिख सकते हैं और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। 2IA वॉज द आंसर। और आप देख लो कितना छोटा क्वेश्चन है, ये 4 मार्क्स का था ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके से देखो बच्चों आपको करना पड़ता है, और थोड़ा सा तो आपको देखो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, है ना। सो प्रैक्टिस करो, नहीं आ रहा तो पूछो, क्वेश्चन पूछो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। सो जेब्लॉन्स्की डायग्राम क्या है, ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। और जेब्लॉन्स्की डायग्राम में हमें सारे प्रोसेसेस पता चलते हैं, कौन से रेडिएटिव प्रोसेस होंगे, कौन से नॉन रेडिएटिव प्रोसेसेस होंगे, क्या इंटर सिस्टम क्रॉसिंग होता है, क्या इंटरनल क्रॉसिंग होता है, और फ्लोरेसेंस फॉस्फोरेसेंस, ये सब हमारे क्या क्या होते हैं, तो ये हमें पता चलेगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्साइटेशन एंड रिलैक्सेशन, तो ये हमें सब कुछ सारी हमें इन्फॉर्मेशन देता है। जेब्लॉन्स्की डायग्राम बहुत अच्छा प्रोसेस है और बहुत अच्छी डायग्रामेटिक अप्रोच है, तो ये हम देखते हैं। सो स्टेटमेंट क्या है इसकी, रिलैक्सेशन प्रोसेस कैन बी रेडिएटिव और नॉन रेडिएटिव। जो हमारे रिलैक्सेशन प्रोसेसेस होते हैं रेडिएटिव भी हो सकते हैं और नॉन रेडिएटिव भी हो सकते हैं। तो रिलैक्सेशन प्रोसेस कौन से होते हैं ये मैं आपको बताऊंगी। देखो रिलैक्सेशन प्रोसेस बेसिकली क्या होता है ना, कि हमें अपने मॉलिक्यूल से क्या चाहिए कि वो एक्साइट हो और हमें प्रोडक्ट दे दे, लेकिन वो प्रोडक्ट देने के बजाय वो कुछ और ही चीज़ें शो करता है, कुछ और ही प्रोसेसेस शो करता है, जिनको हम फ्लोरेसेंस फॉस्फोरेसेंस बोलते हैं। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिलैक्सेशन प्रोसेस, ठीक है। तो रिलैक्सेशन वो किसी भी टर्म्स में हो सकती है, रेडिएटिव भी या नॉन रेडिएटिव भी। नॉन रेडिएटिव मतलब अगर वो हमारा इंटर सिस्टम क्रॉसिंग दे दे, या इंटरनल IC ये सब नॉन रेडिएटिव प्रोसेस होते हैं। नॉन रेडिएटिव रिलैक्सेशन कैन बी इंटरनल कन्वर्जन IC एंड इंटर सिस्टम क्रॉसिंग विच इज़ ISC, जो मैंने आपको अभी बताया। इंटरनल कन्वर्जन जिसकी लाइफ टाइम होती है 10⁻⁻12 सेकेंड, मतलब जो हमारा मॉलिक्यूल है या एक्साइटेड स्पीशीज़ है वो इतनी देर तक वहाँ पर रहेगा। इट इज़ अ नॉन रेडिएटिव कन्वर्जन बिटवीन द सेम मल्टीप्लिसिटी स्टेट्स। तो आपको ये सब चीज़ें याद रखनी पड़ेगी, कई बार वो क्वेश्चन में पूछ लेता है। जो इंटरनल कन्वर्जन है, इंटरनल कन्वर्जन जैसा नाम ही बता रहा है कि अपने आपस में ही कुछ कन्वर्जन हो रहा है। तो मतलब सिंगलेट से सिंगलेट हो रहा है या ट्रिपलेट से ट्रिपलेट, सिंगलेट से ट्रिपलेट या ट्रिपलेट से सिंगलेट नहीं हो रहा है, सेम स्पीशीज के बीच में कन्वर्जन हो रहा है, ठीक है। इंटर सिस्टम क्रॉसिंग मतलब दूसरी स्पीशीज के बीच में, मतलब सिंगलेट से ट्रिपलेट, ट्रिपलेट से सिंगलेट, ठीक है। तो इंटर सिस्टम कन्वर्जन हो रहा है और इसका जो लाइफ टाइम होता है वो होता है 10⁻⁻4 से 5 सेकेंड। तो ये बेसिकली मतलब वहाँ पर रहने का टाइम है, और कहाँ पर रहने का टाइम है ये मैं आपको अभी डायग्राम में बताऊँगी। पहले आप ये प्रोसेसेस जान लो।
रेडिएटिव रिलैक्सेशन ये नॉन रेडिएटिव थी, अब ये रेडिएटिव है। रेडिएटिव जो है, इन केस एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स गेट रिलैक्स द रिलीज एमिशन ऑफ रेडिएशन इज ऑफ 2 टाइप्स, तो फ्लोरेसेंस और फॉस्फोरेसेंस। तो बेसिकली जो फ्लोरेसेंस है उसका लाइफ टाइम वहाँ पर होता है 10⁻⁸ टू 10⁻⁹ सेकेंड्स, और एक ये रेडिएटिव प्रोसेस है और ये सेम मल्टीप्लिसिटी के बीच में होता है, सिंगलेट से सिंगलेट, ट्रिपलेट से ट्रिपलेट। फॉस्फोरेसेंस जो है ये भी एक रेडिएटिव प्रोसेस है, बट ये ऑपोजिट मल्टीप्लिसिटी के बीच में होता है। तो ये इट ऑल्सो हैपन्स वाया आईएससी मतलब इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। तो ये जो होता है ये फॉरबिडन होता है, क्योंकि ये मल्टीप्लिसिटी चेंज होती है, डिफरेंट मल्टीप्लिसिटी के बीच में ये इंटर कन्वर्जन होता है, और फ्लोरेसेंस सेम मल्टीप्लिसिटी के बीच में होता है, इसीलिए ये अलाउड होता है। तो आपको ये याद रखना है, ये फ्लोरेसेंस अलाउड होता है, फॉस्फोरेसेंस क्या होता है, फॉरबिडन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो रिलैक्सेशन टाइम होता है वो होता है 10⁻³ सेकेंड। सो अब मैं आपको इसका स्टेप्स बताती हूँ कि होता क्या है। देखो, ये जो है ये वाला एरो ये बताएगा नॉन रेडिएटिव रिलैक्सेशन, ये वाला एरो बताएगा रेडिएटिव रिलैक्सेशन। तो अब देखो, मेरा जो मॉलिक्यूल है वो मेरा ग्राउंड स्टेट पे है, यहाँ पर पड़ा हुआ है, ये है S0, ठीक है। यहाँ पर मेरा मॉलिक्यूल पड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर मेरा पड़ा हुआ है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये एक लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करके ये कहाँ जाएगा, यहाँ पे भी जा सकता है, इस स्टेट पे भी जा सकता है, ठीक है। अगर मेरा मॉलिक्यूल लेट से मैंने माना कि ये यहाँ पहुँच चुका है, ठीक है, तो अब इसके पास 2 चांसेस हैं, या तो वो नीचे आ जाए, ठीक है, वापस से सिंगलेट में आ जाए, या तो वो ट्रिपलेट स्टेट में चला जाए, ठीक है। तो अगर वो नीचे आ जाएगा, लेट से यहाँ पर आ गया, सेम मल्टीप्लिसिटी के बीच में आ गया, मतलब यहाँ था अब वो यहाँ आ गया है, तो S2 से S1 ये क्या हो जाएगा, रुको मैं पेंसिल ले लेती हूँ। देखो, पहला क्या हुआ, ये एब्जॉर्प्शन हुई, एब्जॉर्प्शन से वो यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है, ठीक है। तो मैंने माना कि S0 से S1 यहाँ गया, फिर S1 से S2 गया, तो ये जो प्रोसेस हो गया मेरा क्या हो गया, सेम स्पिन के बीच में हो गया, तो इसको मैं IC भी बोल सकती हूँ। वैसे इसको मैं IC नहीं बोलूँगी क्योंकि ये तो मेरे एब्जॉर्प्शन स्टेप्स हैं। तो अब वो जब वहाँ से नीचे आएगा, यहाँ से नीचे आ रहा है, तो ये जो प्रोसेस है ये क्या है, IC, इंटरनल कन्वर्जन। तो ये क्या है, बेसिकली S2 से S1, तो S2 से S1 क्या हो गया, इंटरनल कन्वर्जन। अब यहाँ से ये नीचे आ सकता है, वो भी IC हो सकता है। 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो वो IC के थ्रू आ जाए, या तो वो फ्लोरेसेंस दे दे। तो S1 से S0 ये होता है हमारा फ्लोरेसेंस, ठीक है। तो अगर वो यहाँ से एमिट करता है रेडिएशन को, तो वो तो हो जाएगा फ्लोरेसेंस, मतलब वो रिलैक्सेशन हो गया। और इंटरनल क्रॉस कन्वर्जन भी हो सकता है कि वो डायरेक्ट नीचे आ जाए बिना रेडिएशन दिए। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है कि वो यहाँ से S2 से T2 गया, S2 से T2 गया, तो ये क्या हो गया, ISC, विच इज़ S2 से T2। फिर उसके बाद T2 पे रहा, यहाँ पर रहा, नॉन रेडिएटिव के थ्रू नीचे आ गया, लोअर ग्राउंड स्टेट पे आ गया, तो ये T2 से T1 आया, तो इंटरनल कन्वर्जन, क्योंकि सेम स्पिन में आया, सेम मल्टीप्लिसिटी में आया। फिर यहाँ से अगर वो नीचे आ जाएगा T1 से S0, ये तो आपकी ग्राउंड स्टेट है, तो सिंगलेट स्टेट होगी, तो ये हो जाएगा ISC, क्योंकि ग्राउंड स्टेट हमेशा हमारी सिंगलेट होती है ना, हमेशा वो एकदम इस तरह पेयरिंग-हुंस रूल को फॉलो करते हैं, या फिर पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो बोल सकते हो। तो अब या तो वो रेडिएशन दे सकता है, सो T1 से S0 इज़ फॉस्फोरेसेंस एंड S1 से S0 इज़ फ्लोरेसेंस। तो यहाँ पर जो स्पीशीज़ है वो कितनी देर तक यहाँ रहेगा, तो उसको हम बोलते हैं फॉस्फोरेसेंस, ठीक है। यहाँ से यहाँ पर आने को हम बोलते हैं इंटरनल कन्वर्जन। तो इसको इंटरनल कन्वर्जन पे जब आना है तो कितनी देर तक वो यहाँ रह रहा है उसको हम बोलते हैं इंटरनल कन्वर्जन का लाइफ टाइम। और यहाँ से यहाँ तक वो कितनी देर तक रह रहा है इस ISC पे आने के बाद, इसको हम बोलते हैं ISC का लाइफ टाइम। सो ये हमारे लाइफ टाइम होते हैं। अब इन मैकेनिज़्म को हम थोड़ा रेट की टर्म्स में देख लेते हैं, जो भी हमने देखा। तो इसमें क्या हुआ, सिंगलेट पे मॉलिक्यूल ने कुछ लाइट एब्जॉर्ब करके S1 पे गया, तो ये मेरा प्राइमरी प्रोसेस हुआ। S1 से वो S0 पे भी आ सकता है,
ठीक है। S1 से वो S0 पे आ सकता है, मतलब नीचे आ सकता है, तो इंटरनल कन्वर्जन हो जाएगा वो, ठीक है। फिर S1 से वो फ्लोरेसेंस देकर भी नीचे आ सकता है, तो उसको हम बोल सकते हैं फ्लोरेसेंस। तो फ्लोरेसेंस जब वो देगा तो लाइट एमिट करेगा, तो हम HNO लाइट बोल सकते हैं, और इसके रेट को मैंने KF बोल दिया, और इसके रेट को मैंने KIC बोला। जब वो S1 पे है, वो उसके पास चांस है कि इंटरनल कन्वर्जन सिस्टम क्रॉसिंग के थ्रू वो T1 पे भी जा सकता है। मतलब S1 पे है तो यहाँ से भी वो T1 पे जा सकता है और फिर फ्लोरेसेंस दे सकता है। तो इसको मैं क्या बोल सकती हूँ, KIC, ठीक है। प्लस एनर्जी, कुछ एनर्जी लूज़ करेगा, क्योंकि हमें पता है कि जो सिंगलेट स्टेट होती है उससे ज़्यादा स्टेबल और लोअर एनर्जी की ट्रिपलेट स्टेट होती है, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रिपलेट स्टेट में क्या होता है, दोनों सेम मल्टीप्लिसिटी के होते हैं, है ना, और मतलब ज़्यादा स्टेबल मानी जाती है। फिर उसके बाद क्या है, T1 के थ्रू वो S0 में आ सकता है, KISC जो नॉन रेडिएटिव हो जाएगा, या फिर वो फॉस्फोरेसेंस दे सकता है, तो S0 पे आके लाइट देगा। तो ये हमारा पूरा प्रोसीजर था। ये हमारा पूरा मैकेनिज़्म था जो अभी देखा। तो अभी 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है क्वांटम यील्ड फॉर फ्लोरेसेंस, इस पे क्वेश्चन आता है। क्वांटम यील्ड फॉर फॉस्फोरेसेंस, उस पे क्वेश्चन आता है, और एक क्वेंचिंग, ठीक है। तो इनको अभी हमें देखना है। तो क्वांटम यील्ड हमें निकालनी है फ्लोरेसेंस की, तो अभी हमें सिर्फ फ्लोरेसेंस पढ़ना है, फॉस्फोरेसेंस नहीं देखना है। तो अब देखो, S0 से S1 क्या है मेरा, इंटर कन्वर्जन, ठीक है। तो ये रेडिएटिव प्रोसेस, सॉरी एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है, तो आई एब्जॉर्ब लिख दिया। अब S1 से वापस भी आ सकता है IC के थ्रू या KF के थ्रू, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, रेडिएटिव, और ये क्या हो जाएगा, नॉन रेडिएटिव। अब देखो, S1 से वो T1 पे जा सकता है ISC के थ्रू, या फिर T1 से S0 पे आ सकता है, ये हो जाएगा फॉस्फोरेसेंस। तो अभी हमें सिर्फ इतना पार्ट देखना है जहाँ पर हमारा KF तक है। तो देखो, हमारे को क्वांटम एफिशिएंसी देनी है किसकी, फ्लोरेसेंस की। तो रेट ऑफ फ्लोरेसेंस अपॉन में आई एब्जॉर्ब, ठीक है। अब देखो RF क्या है मेरा, इसका जो रेट है फ्लोरेसेंस का, वो क्या हो जाएगा, KF S1, क्योंकि यहीं तो फ्लोरेसेंस हो रहा है, तो KF S1 मेरा रेट हो जाएगा। तो अब मेरा S1 क्या है, S1 मेरा क्या है, मेरा बेसिकली S1 जो है वो मेरा इंटरमीडिएट है। तो इस पर मैंने स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन लगाई, ठीक है। स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन मतलब जहाँ पर मेरा S1 बन रहा है और जहाँ पर मेरा कंज्यूम हो रहा है। तो कहाँ पर बन रहा है, ये वाले स्टेप में बन रहा है, तो इसका जो रेट हो जाएगा वो हो जाएगा रेट ऑफ, यहाँ पर मेरा क्या है, बेसिकली फॉर्मेशन है ना, रेट ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ कंजम्पशन, क्योंकि मैं स्टेडी स्टेट लगा रही हूँ। तो यहाँ पर रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, आई एब्जॉर्ब्ड इज इक्वल्स टू रेट ऑफ कंजम्पशन। यहाँ पर और यहाँ पर क्या हो रहा है, कंजम्पशन हो रहा है, और यहाँ पर भी कंजम्पशन हो रहा है। तो इन तीनों स्टेप में क्या हो रहा है, कंजम्पशन। तो मैं लिखूँगी KIC S1 प्लस KF S1 प्लस KIC S1। तो अब S1 की वैल्यू निकाल ली मैंने, S1 की वैल्यू मेरे पास आ गई। अब उसके बाद मैंने S1 की वैल्यू जो है वो मैंने यहाँ पर पुट करी, तो मुझे रेट ऑफ फ्लोरेसेंस मिल गया, KF मल्टीप्लाइड बाय आई एब्जॉर्ब्ड अपॉन में KIC, KF प्लस KIC, ठीक है। तो हायर द रेट ऑफ फ्लोरेसेंस ग्रेटर विल बी द चांस दैट मॉलिक्यूल विल बी रिलैक्स्ड बाय फ्लोरेसेंस। मतलब जितना ज़्यादा मेरा रेट होगा फ्लोरेसेंस का, उतना ज़्यादा चांसेस हैं कि जैसा कि आप देख सकते हो, ये तो पूरा कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट आई एब्जॉर्ब, ये पूरा क्या है, कांस्टेंट है, ये सब एक कांस्टेंट है। तो रेट ऑफ फ्लोरेसेंस जो वो किसके प्रोपोर्शनल है, रेट कांस्टेंट ऑफ फ्लोरेसेंस। मतलब जितना ज़्यादा मेरा रेट होगा फ्लोरेसेंस का, उतना ज़्यादा चांस है कि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो फ्लोरेसेंस के थ्रू मेरे रिलैक्स होंगे, ठीक है, मतलब हुए हैं, क्योंकि मुझे रेट पता चल जाएगा ना। तो रेट से मुझे क्या पता चल रहा है कि जितना ज़्यादा रेट है उसका मतलब है कि मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर रिलैक्स्ड बाय फ्लोरेसेंस। तो अब मेरे को बेसिकली लाइफ टाइम बतानी है, टाओ जो है वो मेरी लाइफ टाइम है। तो टाओ इज इक्वल्स टू 1 बाय KIC प्लस KISC प्लस KF
या फिर इसको मैं बोल सकती हूँ, अगर मेरे को टाउ की वैल्यू मुझे पता है, ये मेरा पूरा टाउ है, तो मैं यहाँ पर वो चीज़ें पुट कर सकती हूँ। या फिर मेरा जैसे टाउ मुझे पता चल गया है, तो अब मैं इसको कहाँ पर पुट कर सकती हूँ, मेरे रेट ऑफ फ्लोरेसेंस में। रेट ऑफ फ्लोरेसेंस में देखो, आपको अभी मैंने इसमें बताया था कि जो क्वांटम एफिशिएंसी है, दिस इज इक्वल्स टू रेट ऑफ फ्लोरेसेंस अपॉन में आई एब्जॉर्ब। तो रेट जो मैंने अभी फ्लोरेसेंस का निकाला, वो क्या निकाला, जो स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन निकाल के लगाया, वो था के एफ आई ए अपॉन में आई सी आई एस सी के एफ। तो अब देखो, मेरा जो टाउ है, जो लाइफ टाइम है, वो क्या है, 1 अपॉन में ये पूरा चीज़, ये मेरा टाउ है, ठीक है। दिस इज़ माई टाउ विच इज़ योर, ये मेरा क्या है, लाइफ टाइम, ठीक है। और इसको इस तरफ ले जाओ, तो आर एफ अपॉन में आई ए को नीचे ले जाओ, इसकी इक्वेशन में लाने के। बेसिकली मुझे क्या करना है, मुझे एक फ्लोरेसेंस क्वांटम यील्ड वाली जो फ्लोरेसेंस की है उसमें और लाइफ टाइम में एक रिलेशन निकालना है, तो वो मैं निकालने की कोशिश कर रही हूँ। तो आर एफ अपॉन में आई ए, आर एफ अपॉन में आई ए, ये मेरा क्या बन जाएगा, मेरी क्वांटम यील्ड बन जाएगी 5f, और के एफ तो यहाँ पर एज इट इज़ है। अब ये क्या है, 1 बाय ये पूरी चीज़, ये क्या है, टाउ, तो ये मेरा एक रिलेशन आ गया है। एंड दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ये इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है, तो ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इस पे क्वेश्चन आए हैं, 3-4 क्वेश्चंस आए हैं, तो ये आप देख लेना, ठीक है। और वैसे तो मतलब एक रिलेशन है, मैं नहीं चाहती कि आप उसकी डेरिवेशन याद रखो, तो मैं सीधा एक रिलेशन बता देती हूँ कि जो लाइफ टाइम है ऑफ फॉस्फोरेसेंस, जो फॉस्फोरेसेंस की लाइफ टाइम है टाउ, दैट इज़ इक्वल्स टू 1 बाय के आई एस सी प्लस के पी, ठीक है। ये मेरी फॉस्फोरेसेंस की लाइफ टाइम है। तो ये आपका हो गया है फॉस्फोरेसेंस का, एंड मैंने ये बता दिया है, और ज़्यादातर लाइफ टाइम पे ही क्वेश्चन आता है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट। और आपको इसकी डेरिवेशन करनी है, तो आप इसकी डेरिवेशन करके ट्राई करके देखना। बाकी मैं ये समझाऊंगी नहीं क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बट फिर भी मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ, मैंने ये सॉल्व कर रखी है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ख़ुद ट्राई करना, ठीक है। अगर आप चाहोगे समझाना है मुझे, तो मैं समझा दूँगी नेक्स्ट लेक्चर में, बट इस पर मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, क्योंकि इसका सिर्फ एक लाइफ टाइम पे क्वेश्चन आता है हमेशा, वो है ये लाइफ टाइम, ये वाला फॉर्मूला। उसमें आपको क्या देगा, वो 1 2 3 वेरिएबल है ना, तो किसी भी एक की कैलकुलेट करवाएगा वैल्यू, है ना, तो वो आप कर ही दोगे। हो सकता है यहाँ से के आई एस सी कैलकुलेट करवाए, फिर वो के आई एस सी का यूज़ करवाए आपको यहाँ पर फ्लोरेसेंस वाले में, है ना, पुट करके फिर वो इसकी लाइफ टाइम निकलवाए, तो कुछ भी मैनिपुलेट करके वो दे सकता है। सो दिस वाज अबाउट दी फ्लोरेसेंस एंड फॉस्फोरेसेंस लाइफ टाइम। अब आता है आपका फ्लोरेसेंस क्वेंचिंग। तो फ्लोरेसेंस क्वेंचिंग जो है, ये लास्ट पार्ट है आपका इसका, एंड इसके बाद आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं इसको समझाती हूँ। तो क्वेंचिंग ऑफ फ्लोरेसेंस से क्या मतलब है, बेसिकली सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि क्या लिखा है मैंने। So on increasing concentration of foreign substance, the number of collisions increases and the fluorescent active molecules will be relaxed and no fluorescence will be seen. Basically quenching of fluorescence का मतलब है कि जैसे कुछ जो molecules आपके fluorescence दिखाना चाहते होंगे, अगर मैंने कुछ ऐसे substance डाल दिए जो quencher हैं, जैसे मैंने कुछ ऐसे सब्सटेंस डाल दिए जो, जैसे ऑक्सीजन को हम लोग नेचुरल क्वेंचर बोलते हैं, है कि नहीं, तो ऐसे कुछ और फॉरेन सब्सटेंसेस डाल दिए जो उस मॉलिक्यूल को फ्लोरेसेंस ना दिखाने दें, मतलब वो उससे जाके कोलाइड कर दे और वो मॉलिक्यूल की जो फ्लोरेसेंस एक्टिविटी है उसको ख़त्म कर दे। तो अगर मैं ऐसे फॉरेन सब्सटेंसेस की कंसंट्रेशन को अगर मैं बढ़ा दूंगी, तो जो नंबर ऑफ़ कॉलिजन्स हमारे बढ़ जाएंगे और फ्लोरेसेंट एक्टिव मॉलिक्यूल्स विल बी रिलैक्स्ड और फ्लोरेसेंस हमें नहीं मिलेगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्वेंचिंग ऑफ फ्लोरेसेंस। मतलब अगर हमें फ्लोरेसेंस मिल रही थी तो अब हमें फ्लोरेसेंस नहीं मिलेगी क्योंकि फॉरेन सब्सटेंसेस बढ़ गए। द सप्रेशन ऑफ फ्लोरेसेंस रिलैक्सेशन प्रोसेस बाय इंट्रोड्यूसिंग फॉरेन सब्सटेंस, जो फॉरेन सब्सटेंस है उसको हम क्वेंचर बोलते हैं, और इस प्रोसेस को जो हम रिड्यूस करते हैं, फ्लोरेसेंस को सप्रेशन करते हैं, उसको हम बोलते हैं फ्लोरेसेंस क्वेंचिंग। हायर द कंसंट्रेशन ऑफ क्वेंचर, जितना ज़्यादा क्वेंचर होगा उतनी कम क्वांटम यील्ड होगी, ठीक है, जितना ज़्यादा क्वेंचर होगा, मतलब हायर द कंसंट्रेशन ऑफ क्वेंचर, जो आप क्वेंचर डाल रहे हो उसकी कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा होगी
तो क्वांटम यील्ड आपकी क्या होगी फ्लोरेसेंस की, वो कम होगी, क्योंकि अब फ्लोरेसेंस आपको मिल ही नहीं रहा, तो ऑब्वियसली क्वांटम यील्ड तो कम ही होगी। तो अब ये कैसे होता है, इसका रेट हमारे को देखना है कि किस तरीके से ये इफेक्ट होता है। तो इस पर एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया था CSIR नेट 2019 जून में। बहुत इजी क्वेश्चन था, एक स्टेप में उसका आंसर आ गया था, बट वो 4 मार्क्स का था। लेकिन उसके लिए इम्पॉर्टेंट क्या था, वो फॉर्मूला याद होना, और वो फॉर्मूला कौन सा है वो मैं बताऊँगी। तो प्राइमरी प्रोसेस जो है, सबसे पहला क्या है, जो आपका क्वेंचर है, M जो है वो क्वेंचर है, उसने एक्साइट हुआ, M स्टार बनाया, फिर फ्लोरेसेंस अगर वो देगा, फ्लोरेसेंस देगा तो सॉरी बैक हो जाओ, ठीक है। देखो हाँ, सॉरी मैंने गलत बता दिया, सो भूल जाओ जो भी बताया, ठीक है। तो यहाँ से अभी नहीं, ये वाला याद रखना ये ना हो ये भी भूल गए, तो ये याद रखना और पुराना भी याद रखना। मेरे को मैंने बस यहाँ पर मिस्टेक करी है। तो M जो है वो बेसिकली आपका रिएक्टिंग मॉलिक्यूल है। हाँ सॉरी बच्चों। सो प्राइमरी प्रोसेस में क्या था, जो आपका M था उसने लाइट एब्जॉर्ब करके एक्साइट हुआ, अब वो फ्लोरेसेंस भी तो दे सकता है ना, जो अभी तक हम देखते आ रहे हैं। तो फ्लोरेसेंस अगर वो देगा तो M स्टार विल गिव फ्लोरेसेंस और डीएक्टिवेट हो जाएगा, और HV डैश ये आपका फ्लोरेसेंस दे रहा है वो, और इसको मैंने KF लिख दिया है। अगर मैंने क्वेंचर डाल दिया तो M स्टार जो है वो क्वेंचर के साथ रिएक्ट करके डीएक्टिवेट हो जाएगा, और क्वेंचर एज इट इज़ मिल जाएगा। इसको मैं बोलती हूँ रेट ऑफ KQ मतलब क्वेंचिंग का रेट, ओके। सो बेसिकली अब मुझे ना अपनी क्वांटम यील्ड देखनी है फ्लोरेसेंस की, वो कितनी रिड्यूस हो गई, और उसका अब नया रेट क्या होगा, किस तरीके से उसको कैलकुलेट करेंगे। तो जो मेरी क्वांटम यील्ड है वो क्या होती है, रेट ऑफ फ्लोरेसेंस अपॉन में I एब्जॉर्ब्ड, ठीक है। तो RF क्या है, KF M स्टार, RF जो रेट ऑफ फ्लोरेसेंस है वो क्या है, KF M स्टार, फ्लोरेसेंस का रेट तो वही इक्वेशन बता रही है। तो अब मैंने M स्टार पे जब ऐसे लगाई तो रेट ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ कंजम्पशन, वही चीज़ चलती आ रही है। तो I एब्जॉर्ब जो मेरा फर्स्ट प्रोसेस था जहाँ पे M स्टार मेरा बना था इज इक्वल्स टू जहाँ पर वो कंज्यूम हुआ है, तो इससे मैंने M स्टार की वैल्यू कैलकुलेट करी। अब ये सब कौन करेगा, ये सब आप करोगे, क्योंकि मैंने आपको इतनी सारी वीडियोज़ में हर एक बार एक ही चीज़ बताई है। तो इतना मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप ये मुझे अच्छे से करके बताओगे, है कि नहीं। एंड यू नो इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको ना और अच्छे से आएंगी चीज़ें, मतलब अब आपको बार बार मेरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप उसको और अच्छे से समझोगे और करोगे, है कि नहीं। तो आपको करना पड़ेगा। एंड प्लीज़ दोस्तों याद रखना सब्सक्राइब भी करके जाना है, ठीक है, ऐसे नहीं जाना। सो M स्टार की वैल्यू कैलकुलेट करी, यहाँ पर हमने M स्टार की वैल्यू रखी। अब वही चीज़ें हमें क्या निकालना है, फ्लोरेसेंस निकालना है। फ्लोरेसेंस की क्वांटम यील्ड क्या होती है, RF अपॉन में I एब्जॉर्ब। तो I एब्जॉर्ब को लेके जाओगे उधर तो क्या बनेगा, 5F की वैल्यू क्या आ गई, KF अपॉन में KF प्लस KQ इंटू में Q, ये जो कंसनट्रेशन है आपकी। सो अब इसमें आपको क्या करना है, बेसिकली ये K डैश F क्यों लिखा है मैंने, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है, इसको आप डैश हटा दो। सो अब आप देखो, अब मेरे को इसकी एक स्ट्रेट लाइन वाली इक्वेशन बनाते हैं। तो इसको आप लिख लो 1/5F इज इक्वल्स टू, इसको रेसिप्रोकल कर दोगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस KQ/KF। इसका बेसिकली क्या करा है ना, आपने रेसिप्रोकल किया है, तो आपको एक प्लॉट मिलेगा 1/5F वर्सेस क्वेंचर कंसंट्रेशन। तो ये आपको एक प्लॉट मिल गया, और ये क्वांटिटेटिव प्लॉट मिलेगा, इससे आप काफ़ी कुछ कैलकुलेट कर पाओगे। तो ये आपका क्या हो गया, y इज इक्वल्स टू C प्लस MX, स्लोप क्या हो गया, KQ अपॉन में KF, और इस इक्वेशन को बोलते हैं स्टर्न वॉल्मर इक्वेशन, एंड दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। सो आपका जो ग्राफ बन गया वो हो गया 1/5F और क्वेंचर कंसंट्रेशन के साथ, और इसका स्लोप 1 है, इंटरसेप्ट 1 है, और स्लोप क्या है, KQ/KF। सो अब देखो यहाँ पर मैंने कुछ फार्मूलाज लिखे हुए हैं। तो 5F जो है नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स गेटिंग रिलैक्स बाय फ्लोरेसेंस अपॉन में नंबर ऑफ़ फोटॉन्स एब्जॉर्ब, या फिर IF अपॉन में I एब्जॉर्ब इंटेंसिटी ऑफ फ्लोरेसेंस अपॉन में जो आपकी एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी है। तो मतलब ये बेसिकली मैंने क्या लिखा है ना, यहाँ पर वो टर्मिनोलॉजीज़ लिखी हैं जिनके टर्म्स में हम रेट क्वांटम यील्ड को डिफ़ाइन कर सकते हैं। बच्चों देखो यहाँ पर आप ना आपको यहाँ पर बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि आप सोच रहे होगे कि इतने सारे हमने फार्मूला पढ़ लिए हैं क्वांटम यील्ड के, हम कौन सा याद रखेंगे।
तो देखो, सब फार्मूलाज़ की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है, और वो इम्पॉर्टेंस हमें तब पता चलती है जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, आप एक पेज पे सारे फार्मूलाज़ लिख लो, आप क्वेश्चंस को देखो। क्वेश्चंस को जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा, ओ हाँ, यहाँ तो ये यूज़ होगा, यहाँ पर रेट पूछ रहा है, यहाँ पर नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स पूछ रहा है, यहाँ पे फोटोन की एनर्जी पूछ रहा है। तो ये जो हमारा जो दिमाग है ना, ये तब काम करेगा जब हम देखेंगे क्वेश्चंस और वो किस तरीके से पूछ रहा है, उसे क्या कैलकुलेट करवाना है। तो वही मैं आपको हमेशा कहती हूँ, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो ही चीज़ें हो पाएंगी। एंड 10 यूट्यूब के चैनल्स को मत फॉलो करो, मेरा फॉलो करना है करो, नहीं करना मत करो, लेकिन मैं आपको चाहती हूँ कि आप जो भी कर रहे हो ना, आप अच्छे से करो बस, ठीक है। आपको इतना अच्छे से करना है कि आपको बार बार वो पन्ना पलट के देखने की ज़रूरत ना पड़े कि बार बार आप देख रहे हो उसे, है ना। तो आपको इस तरीके से करना है। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ आपको समझा पाऊँ, लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं समझ आ रहा है, यू आर ऑलवेज़ वेलकम। आप मुझे कमेंट करिए, क्वेश्चन लिखिए, पूछिए डाउट्स, तो मैं आपको बताऊँगी। सो 5F जो है, दैट इज़ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गेटिंग रिलैक्स्ड बाय फ्लोरेसेंस डिवाइड बाई नंबर ऑफ फोटॉन्स। अब यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला का यूज़ है, और वो कैसे है वो मैं बताती हूँ। 5F को उन्होंने क्या लिखा है, इंटेंसिटी ऑफ फ्लोरेसेंस अपॉन में जो एब्जॉर्प्शन फ्रिक्वेंसी है। अब उसने इंटेंसिटी ऑफ फ्लोरेसेंस बाय आई एब्जॉर्ब क्यों लिखा है, क्योंकि क्वांटम यील्ड बेसिकली क्या बता रहा है हमें, एफिशिएंसी बता रहा है। जैसे हम ईटा निकालते हैं ना थर्मोडाइनमिक्स में, कार्नॉट की एफिशिएंसी, वैसे ही है। तो आई एफ यहाँ पर इसलिए लिखा है कि हमने इंटेंसिटी जो एब्जॉर्ब्ड था वो तो 100 फोटॉन्स एब्जॉर्ब करे थे, बट जो हमें फ्लोरेसेंस की इंटेंसिटी मिल रही है वो हमें 5 मिल रही है, वो हमें कम मिल रही है। तो उससे हमें क्या मिल रही है, फ्लोरेसेंस की क्वांटम यील्ड मिल रही है ना। तो इसीलिए मैंने एक ये भी फॉर्मूला देखा। तो आई एफ बाय आई एब्जॉर्ब, ये तो वही चीज़ है, बस हमने जो 5F की जगह ये चीज़ लिख दी है। तो एक हमें इससे रिलेशन मिल गया आई एफ और आई एब्जॉर्ब के बीच में। तो यही क्वेश्चन इस बार CSIR नेट में आया था। इसमें CSIR नेट में क्या पूछा था, बेसिकली आई एब्जॉर्ब कैलकुलेट करवाया था, आई एब्जॉर्ब की वैल्यू क्या होगी। तो जब आप ये प्लॉट करोगे ना, 1/IF वर्सेस 1/IF वर्सेस क्वेंचर कंसंट्रेशन, तो आपको देखो इंटरसेप्ट मिल गया 1/I एब्जॉर्ब, स्लोप मिल गया। तो उसके बाद अब आपको क्या करना है, उसने कैलकुलेट करवाया था आई एब्जॉर्ब। उसने बेसिकली आपसे क्वेश्चन में दिया था कि जो आपका जो आपका इंटरसेप्ट है ना, उसने आपसे क्वेश्चन में बस ये लिखा कि जब आपने 1/IF वर्सेस Q का प्लॉट करा, तो जो इंटरसेप्ट था उसकी वैल्यू थी 4। तो इंटरसेप्ट की वैल्यू 4 दी है, और उसने पूछा था आई एब्जॉर्ब्ड क्या होगा। तो उसने इसकी वैल्यू 4 दे रखी है, इस पूरे की वैल्यू 4 दे रखी है, तो आई एब्जॉर्ब निकालना था। तो वो क्या हो जाएगा, 1/4 विच इज़ 0.25। तो ऐसे आपको क्वेश्चन वो पूछता है। तो आई गेस यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। सो फोटो केमिस्ट्री इज़ कम्प्लीटेड। अब आपको क्या करना है कि आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, जितना हो सके आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। एंड मुझे भी बताना है अगर आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। एंड मुझे सच में बहुत अच्छा लगेगा अगर आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो। एंड कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछो। एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माय चैनल। एंड अगर आपको बिल्कुल अच्छा लग रहा है मेरे से पढ़ना, तो आप प्लीज़ रेकमेंड करो अपने दोस्तों को, और जितना हो सकता है इसको फैलाओ, ताकि मेरे को भी थोड़ी मोटिवेशन मिले और मैं आगे कुछ अच्छा कर सकूं। एंड बिलीव मी, मेरा कोई मुद्दा नहीं है कि मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलूं। मुझे पूरा फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करनी है यूट्यूब पे। बस मैं चाहती हूँ मास लोगों तक मेरी ये चीज़ें पहुँचे, मेरी मेहनत पहुँचे, और रिकॉग्नाइज़ हो पाए मेरी चीज़ें। एंड दोस्तों बस यही बोलूँगी, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड रेकमेंड माय चैनल। एंड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। केमिकल काइनेटिक्स मेरा ख़त्म हो चुका है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ख़त्म हो चुका है, फोटो केमिस्ट्री ख़त्म हो चुका है, कंडक्टेंस ख़त्म हो चुका है। तो ये 4-5 चैप्टर मैंने ख़त्म करा दिए हैं। इनकी वीडियो जाके देखो और समझो अच्छे से। एंड नेक्स्ट हम सरफेस केमिस्ट्री शुरू करेंगे, ठीक है। सो कीप वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड टू द केमिस्ट क्लब। बाय बाय।